नमस्कार सर, बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार मनविंदर जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, पहलगाम में जिस तरीके से हमला हुआ है, हिंदुओं को चुन-चुन के मारा गया है, ये एक तरह से भारत की आत्मा पर अटैक हुआ है। अब इसमें कई सारी जानकारियाँ भी आ रही हैं जिनमें आगे बात करेंगे। लेकिन सर, आपके बोल हमेशा बहादुर रहे हैं। मैं समझना चाहती हूँ कि ये सब कैसे हुआ? इसका पैटर्न क्या है? क्या समझ पा रहे हैं? पैटर्न तो सीधे सीधे वही है जो हमेशा से रहा है। पाकिस्तान की भारतीयों के प्रति नफरत, पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट की हिंदुओं के प्रति नफरत। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मनीर ने हिंदुओं के खिलाफ जो है वो जहर उगला है, और वो भाषण सुनकर के लग नहीं रहा था कि ये किसी कंट्री की आर्मी को हेड कर रहे हैं या मिलिट्री के चीफ हैं। लग रहा था कोई मौलाना तकरीर कर रहा है। वो वही भाषा बोल रहे थे जो 1946-47 में जिन्ना ने बोली थी। ठीक वही लाइन थी, अपने को सुपीरियर बताना और हिंदुओं को एक तरीके से काफिर बताना। और जो इनकी आसमानी किताब है उसमें ये कहा गया है कि काफिर को, मूर्ति पूजक को कत्ल कर देना चाहिए, मार देना चाहिए। तो आसिम मुनीर ने जो बकवास की थी अभी 10 दिन पहले, तो आतंकवादियों ने वही तो किया है। उन्होंने पहलगाम में एक एक पर्यटक से उसका नाम पूछा, उसकी पहचान, उसका आइडेंटिटी कार्ड देखा, यहाँ तक के पेंटे उतार करके शिनाख्त की कि ये हिंदू है, मुसलमान तो नहीं है, और शूट कर दिया उसको। और बिल्कुल सटा करके गोलियां मारी गई हैं, कई के सिर में गोली मारी गई है। तो ये सीधे सीधे जेनोसाइड है हिंदुओं का, सनातनियों का। और ये बहुत बड़ी चुनौती है और बहुत बड़ी घटना है। हमारी सॉइल पर, हमारी आत्मा पर एक तरीके से प्रहार किया है पाकिस्तान ने, हमें उकसाने की कोशिश की है। तो अब उसका नतीजा पाकिस्तान को भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। और जो सीसीएस की बैठक हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, उसमें शुरुआती कुछ फैसलों की घोषणा कर दी गई है। आमतौर पर जो विदेश सचिव होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं, विदेश मंत्रालय के कोई प्रवक्ता आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। लेकिन आज विक्रम मिस्री साहब खुद आए, फॉरेन सेक्रेटरी खुद आए, और उन्होंने उन फैसलों का ऐलान किया जो भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ लिए हैं। ये शुरुआती फैसले हैं, और इसके बाद कुछ ऐसे फैसले भी लिए गए होंगे जिनका खुलासा नहीं किया जाता है, जो रणनीतिक सामरिक दृष्टि से अहम है, और जिनके बारे में देश को भी और पाकिस्तान को भी और पूरी दुनिया को भी बहुत जल्दी पता लग जाएगा कि वो फैसले क्या लिए गए हैं। वो मिलिट्री के एक्शन के फैसले होंगे। और श्रीनगर पहुंच रहे हैं आज आर्मी चीफ, और वहां पर जो नॉर्दर्न कमांड है उसको हेड करेंगे, वहां की पूरी रिपोर्ट लेंगे। और तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राजनाथ सिंह साहब का जो बयान आया है वो ये बताता है, और उन्होंने साफ कर दिया है कि जिन्होंने पहलगाम में सैलानियों पर अटैक किए हैं और 28 को मार डाला है, केवल उनको न्यूट्रलाइज नहीं किया जाएगा, केवल वहां तक बात नहीं रुकेगी। उनके जो आका बैठे हुए हैं, हम वहां तक पहुंचने वाले हैं, इनकी जड़ों को खोदने वाले हैं। जहां तक सीसीएस की बैठक में जो प्राथमिक फैसले जिनके बारे में विक्रम मिस्री साहब ने घोषणा की है, बहुत ही अहम है। जी। सबसे बड़ा फैसला हुआ है सिंधु जल समझौते को रद्द करना। यानी अब भारत से पाकिस्तान को पानी नहीं जाएगा, उसकी सप्लाई रोक दी गई है। दूसरा अहम फैसला है, पाकिस्तानियों को अब भारत आने का वीजा नहीं दिया जाएगा। तीसरा बड़ा फैसला है, वाघा बॉर्डर को, अटारी बॉर्डर को बंद कर दिया गया। चौथा फैसला है, जितने भी पाकिस्तानी हैं, चाहे उनके पास
सार्क वीजा ही क्यों ना हो, उनको अगले 48 घंटे में भारत छोड़ना होगा। और पांचवा अहम फैसला ये है कि जो पाकिस्तानी उच्चायोग में यहाँ इस समय 55 के आसपास कर्मचारी और अधिकारी राजनयिक हैं, उनको कट कर दिया गया है। यहाँ केवल 30 रह पाएंगे। तो ये बड़े फैसले जो हैं वो पाकिस्तान को एक बड़े झटके के रूप में आज प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में लिए गए हैं। सर, लोगों में गुस्सा बहुत है और जो आपने 5-6 पॉइंट बताए हैं, आई मीन ये जो इन्होंने दुस्साहस किया है, हमारे सम्मान पे चोट है, सनातन को ललकारने की ज़रूरत की है। देखिए, बयानबाज़ी भी बहुत हो रही है। अब जिस तरीके से आपने बताया है, तो क्या मतलब उरी और पुलवामा से भी कुछ बड़ा होने वाला है? पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। उस समय भूगोल नहीं बदला था। उस समय तो उड़ी के बाद तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, कुछ लॉन्च पैड थे, कुछ ट्रेनिंग सेंटर थे, आतंकवादियों को उनको ध्वस्त किया गया था। और पुलवामा की घटना के बाद बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई थी, जिसमें लश्कर के करीब 300 आतंकवादियों को खत्म किया गया था। इस बार पाकिस्तान का भूगोल बदलने वाला है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। पाकिस्तान का जो अवैध रूप से कब्जाया हुआ हमारा हिस्सा है, पीओजे के गिलगिट बाल्टिस्तान, वो भी भारत ले सकता है निकट भविष्य में। उसको अभी फौरी तौर पर ले ना ले, लेकिन बलूचिस्तान में जो कुछ चल रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में जो चल रहा है, सिंध में जो चल रहा है, पाकिस्तान को अब भारत शांति से बैठने ही नहीं देगा। और जिस तरीके से तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया, तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखने का मतलब समझते हैं? यानी जो हमारी थल सेना है, जो हमारी वायु सेना है, और जो हमारी नेवी है, नेवी मतलब जो हमारी जल सेना जिसको हम कहते हैं, यानी तीन तरफ से पाकिस्तान को घेर करके कार्रवाई हो सकती है। तीनों सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। तो ये जो बकवास की है पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने, और जो हिमाकत की गई है सनातनियों पर, उनकी पहचान को उजागर करके उनको गन शॉट पर लेना, उनकी हत्या करना, उनकी पत्नियों के सामने, उनके बच्चों के सामने उनको मार डालना, तो ये जो घटना हुई है, ये हमारी आत्मा पर चोट है, हमारे सम्मान पर चोट है, हमारी संप्रभुता, हमारी एकता, अखंडता पर चोट है। और जिस तरह के प्रयास नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार जम्मू कश्मीर में कर रही है पिछले कई सालों से, और जिस तरीके से वहां पर विकास के काम भी हुए हैं, वहां पर 3-4 स्तर के चुनाव बहुत सफलतापूर्वक हुए हैं, वहां पर लोकल गवर्नमेंट्स जो हैं वो बहाल हुई हैं, विधानसभा के चुनाव हुए, वहां मुख्यमंत्री बने, और सबसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चेनाब नदी के ऊपर जम्मू कश्मीर में बना है। वहाँ आईआईटी बने हैं, वहाँ एम्स बने हैं, वहाँ मेडिकल कॉलेज बने हैं, वहाँ पर एक स्टेडियम्स की जो है पूरी श्रृंखला बन गई है। जिन बच्चों के हाथों में कभी पत्थर हुआ करते थे, वो अब सकारात्मक दृष्टिकोण से आगे की तरफ सोच रहे थे। लेकिन ये जो रेडिकल एलिमेंट है और जो सीमा पार बैठे हुए लोग हैं, जो केवल कश्मीर के मुद्दे पर ही जिंदा रहना चाहते हैं, और पाकिस्तानी सेना जो है इसी के बेस पर अपना सर्वाइवल जो है वो ढूंढती रहती है। इस बार मुझे लगता है कि बहुत गलत समय पर और गलत तरीके से उन्होंने भारत को छेड़ दिया है। मैंने एक शो किया था जिसमें मैंने बताया था कि पिछले 24 घंटे में हुआ क्या। पिछले 24 घंटे का ही अगर हम पूरा सीन एक बार स्मरण कर लें तो हमें पता लग जाता है कि भारत इस समय घायल शेर की तरह बर्ताव कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के सऊदी अरब के दौरे पर थे। बेहद अहम उनका ये दौरा था।
और कई क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर होने थे। वहां के किंग सलमान ने उनके सम्मान में डिनर होस्ट किया था। जब प्रधानमंत्री को पता लगा कि इस तरह की घटना हो गई है और 2 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी हैं आतंकवादियों ने, तो उन्होंने डिनर के लिए भी इनकार किया। किंग सलमान को भी उसके बारे में जानकारी दी कि ये बहुत बड़ी घटना हो गई है, और किंग सलमान के जरिए ही डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने संपर्क साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। ट्रंप ने उनको कहा कि हम पूरी तरीके से भारत के साथ खड़े हुए हैं, आप जो भी फैसला करेंगे, जो भी आपको मदद होगी, अमेरिका देने को तैयार है। इसी तरीके से राष्ट्रपति पुतिन का फोन उनके पास पहुंच गया और कई राष्ट्र प्रमुखों ने उनको फोन कॉल किए और प्रधानमंत्री ने अपना सऊदी अरब का दौरा कट शॉर्ट किया। वो आप कह सकते हैं कि बुधवार की रात को लौटने वाले थे, लेकिन बुधवार की सुबह ही वो दिल्ली में लैंड कर गए और उन्होंने वहां का दौरा खत्म करके दिल्ली लौटना मुनासिब समझा। और दिल्ली में भी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद सबने देखा विजुअल्स, एसपी जी उनके लिए गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी और प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं, मैं पहले मीटिंग करूंगा। और एयरपोर्ट पर ही एनएसए अजीत डोवल, विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब और जो विदेश सचिव थे उनसे उन्होंने पहले ब्रीफिंग ली रिटायरिंग रूम में जाकर के, और उसके बाद फिर 7 लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास के लिए वहां से रवाना हुए। इन 24 घंटों में जो घटनाएं हुई हैं, पुलवामा में जो अटैक हुआ, उसके 2.5 घंटे के भीतर गृह मंत्री अमित शाह स्पेशल प्लेन से श्रीनगर के लिए रवाना हो चुके थे दिल्ली से। वहां जाकर के टॉप लेवल के अफसरों की सुरक्षा में लगे हुए, चाहे मिलिट्री के कमांडर हों, उत्तरी कमांड के जो भी अफसर हैं, और चाहे वहां पर अर्धसैनिक बलों के महानिदेशक और दूसरे अधिकारी हों, या पंजाब जम्मू कश्मीर पुलिस के जो भी डीजीपी और दूसरे लोग थे, और साथ में लेफ्टिनेंट जनरल मनोज सिन्हा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो इन सब की मीटिंग ली। लंबी मीटिंग चली और पूरा इनपुट्स लेने के बाद उन्होंने वहां फिर रणनीति बनाई। और वो क्या रणनीति बनी थी वो आज मनोज सिन्हा के बयान से हमें पता लगा। उन्होंने कहा है चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को कि कोई बख्शीश नहीं है, जो भी इन आतंकवादियों को संरक्षण दे रहे हैं, पनाह दे रहे हैं, छिपने की जगह दे रहे हैं, खाना पानी दे रहे हैं, उनको खत्म कर दिया जाए, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। भाई 4 दिन पहले भी मनोज सिन्हा ने बयान दिया था कि जो भी विदेशी आतंकवादियों को संरक्षण देगा, या देशी हो या विदेशी हो, उनके घरों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं हम। और फिर से वो उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं। जिस तरीके से सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस साझा एक अभियान छेड़ चुकी है उनकी तलाश में, जिन्होंने ये पहलगाम में टूरिस्ट को निशाना बनाया है। और इसी तरीके से जो मैंने शुरू में कहा कि सेना प्रमुख श्रीनगर पहुंच रहे हैं, मिलिट्री को हाई अलर्ट पर रखा गया है, वायुसेना को रखा गया है, जल सेना को रखा गया है, सब हाई अलर्ट पर हैं। इसका मतलब ये है कि सीसीएस की बैठक के कुछ फैसले तो आउट कर दिए गए हैं, बता दिए गए हैं, लेकिन कुछ फैसले जिनको बताया नहीं जाना है, सार्वजनिक नहीं किया जाना है, वो देश को, पाकिस्तान को और दुनिया को तब पता लगेगा जब गाजा की तरह अटैक होंगे शुरू। जैसे इजराइल ने किए हैं, वैसे ही भारत की तरफ से इस बार पाकिस्तान पर बड़े अटैक होंगे। जहां जहां आतंकवादियों के कैंप हैं, जहां जहां उनकी छुपने की जगह है, और जहां जहां इनके आका बैठे हुए हैं, उनको भी इस बार निशाने पर लिया जाएगा। और मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि हमारे पास ना मिसाइलों की कमी है,
और एक बयान मुझे याद आता है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था सर्जिकल स्ट्राइक के समय या बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी उन्होंने ये बात दोहराई थी कि काश हमारे पास राफेल जैसा विमान होता तो हमें सीमा क्रॉस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो राफेल की क्षमता है वो 150 किलोमीटर तक मिसाइल से अटैक करने की है, यानी हम अपनी सीमा में रहते हुए ही 150 किलोमीटर तक अगर दुश्मन कहीं है तो उसको हम हिट कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। तो ये क्षमता जिस देश के पास है, जिस मिलिट्री के पास है, वो तो कुछ भी कर सकता है और कभी भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि वो समय आ गया है। और चाहे रूस के राष्ट्रपति हों, चाहे अमेरिका के राष्ट्रपति हों या सऊदी अरब के किंग हों, इस समय तो सब बहुत डट करके भारत के साथ खड़े हैं। और जहां जहां ये आतंकवादी छिपे हैं, इनके सरगना छिपे हैं, और मुझे तो लगता है, मैं वो कहना नहीं चाहता ऑन एयर, लेकिन ये जो बिगड़ैल आर्मी चीफ है इसका भी इलाज जो है वो भारत देर सवेर करेगा। आपका जेस्चर देख करके सर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लाइन ऑफ एक्शन है वो आपने पूरी समझ ली है और आप ये भी समझ पा रहे हैं कि भारत के पास जो ऑप्शंस हैं, आई मीन जो जवाबी ऑप्शंस हैं, वो सब आप समझ रहे हैं। तो थोड़ा-सा उस पे भी मैं कमेंट चाहूँगी आपका। नहीं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जो जिनके आप केवल कयास लगा सकते हैं जी, अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर, और जो स्थितियां परिस्थितियां हैं उनमें किस तरह का आपको जवाब देना है, इसको लेकर के भी। जब लता मंगेशकर की डेथ हुई थी तो तब तक किसी चैनल पर ये नहीं आ रहा था कि उनकी अंत्येष्टि में भाग लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे। मैंने अपने चैनल पर ये बात कही थी। तब तक प्रधानमंत्री की तरफ से या किसी भी मीडिया चैनल के ऊपर ये बात आई नहीं थी कि प्रधानमंत्री जाएंगे लता मंगेशकर की अंत्येष्टि में। मैंने अपने चैनल पर कहा था कि बहुत संभव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको अंतिम नमन करने के लिए मुंबई पहुंचे। और इसके 2-2.5 घंटे के बाद मुझे पता लगा, सबको पता लग गया देश में, कि प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे हैं और मुंबई के लिए रवाना हो रहे हैं। नंबर 2, जब वो सऊदी अरब में थे और तब तक कोई सूचना नहीं थी, किसी को भी सूचना नहीं थी कि प्रधानमंत्री स्वदेश लौट रहे हैं अपना दौरा कम करके, मैंने अपने चैनल पर ऐलान कर दिया था, इस बात का घोषणा कर दी थी कि प्रधानमंत्री अपने दौरे को कट शॉर्ट कर सकते हैं और नई दिल्ली लौट सकते हैं। और वही हो गया। तो कुछ शख्सियत होती हैं, कुछ ऐसे नेतृत्व होते हैं कि वो किसी घटना विशेष के बाद किस तरह से रिएक्ट करेंगे इसका अंदाजा आपको हो जाता है। तो मुझे प्रधानमंत्री के लौटने पर आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो ना लौटते तो मैं आश्चर्यचकित होता। वो अगर सलमान किंग के डिनर में शामिल हो जाते या समझौते होने तक, हस्ताक्षर होने तक, सारे जितना दौरे का उनका मिनट टू मिनट प्रोग्राम था वो खत्म होने का इंतजार करते, तो मुझे आश्चर्य होता। इतनी बड़ी घटना हो जाए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश ना लौटे वापस, ये हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि जिस तरह का इस समय देश में आक्रोश है, जितनी गहरी नाराजगी है, जो हमने रोते हुए चेहरे देखे हैं। एक बिटिया है जो अभी 19 अप्रैल को या 16 अप्रैल को जिसकी जी। शादी हुई, जो नेवी में लेफ्टिनेंट हैं, जिनकी हत्या कर दी गई, उनकी उस नवविवाहिता पत्नी के सामने उसकी हत्या कर दी गई। उसका जो बिलखता हुआ और उसका जो बेबस चेहरा है, या दूसरे परिवार भी, कानपुर की फैमिली है या आपके साउथ इंडिया की जो फैमिली हैं, जहाँ जहाँ पार्थिव देहें पहुंच रही हैं इस घटना के शिकार हुए लोगों की, वहाँ जो उनके परिवारों का हाल है
और जो हम सोशल मीडिया की गलियों में जाकर के देखते हैं, वहाँ पर जिस तरह के रिएक्शंस लोगों के आ रहे हैं, मुझे कोई संदेह नहीं है कि ये जो जनाक्रोश इस समय देश का है, इसको देखते हुए कोई बड़ा मिलिट्री एक्शन ना हो। और मैं तो वो चीज़ अभी अपने फिंगर क्रॉस किए हुए हूँ कि जो मैं कह रहा हूँ, शायद वो हम होते हुए देखें। रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, खुद प्रधानमंत्री और हमारे विदेश मंत्री चारों 3-3 4-4 बार कह चुके हैं कि पीओजे हमारा है, पाकिस्तान जल्दी से जल्दी उस पर से कब्जा हटाए, उसे खाली करे और वो भारत में हम मिलाएंगे। तो मुझे लगता है कि इस समस्या से जुड़ा हुआ जो कि घुसपैठ के लिए सबसे जो सबसे आसान रास्ता उनको दिखाई देता है, वो पीओजे ही है। वहीं ट्रेनिंग सेंटर भी रहे हैं। तो मुझे लगता है कि समय आ गया है। इसलिए मैंने शुरू में कहा था कि पाकिस्तान का भूगोल बदलने जा रहा है। एक बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी मुझे लगता है कि भारत इस समय कर रहा है। आप सही कह रहे हैं सर, और जिस तरीके से इन्होंने ये दुस्साहस किया है, और सर इसकी टाइमिंग देखिए, मोदी जी बाहर, अजीत डोभाल बाहर, और देखिए राहुल गांधी भी बाहर हैं। और ये जो इसको देखते हुए जो जियोपॉलिटिकल सीन बनता हुआ नज़र आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि अ, आपको बड़ा अनुभव है, क्योंकि इतिहास जो है वो लाशें नहीं गिनते हैं, वहाँ पर जो विजय के ध्वज होते हैं वो याद किए जाते हैं। ये संयोग नहीं हो सकता है। ये जानबूझ करके टाइमिंग को चुना जाता है। बिल क्लिंटन जब अमेरिका के राष्ट्रपति थे और भारत के दौरे पर थे, तो छत्तीसिंहपुरा में मास किलिंग की गई थी आतंकवादियों के द्वारा। इसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तो अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा पर आए थे। उसमें इवांका भी थी, उनकी पत्नी भी थी, दूसरे बच्चे भी थे। और वो नमस्ते ट्रंप करके एक नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में एक बड़ा जमावड़ा हुआ था, जहाँ पर जी। नरेंद्र मोदी का भाषण भी हुआ था, ट्रंप का भी हुआ था। अहमदाबाद के बाद वो आगरा गए थे ताजमहल देखने के लिए। और उसके बाद जब दिल्ली लौटे, तो दिल्ली में दंगा कराया गया था, बड़ा भीषण दंगा कराया गया था, जिसमें आम आदमी पार्टी का वो ताहिर हुसैन और दूसरे लोग थे। जी। सीएए के विरोध के नाम पर वो दंगा किया गया था। ठीक उस समय जब उनका विमान दिल्ली में लैंड कर रहा था, उस समय दिल्ली जल रही थी। तो बिल क्लिंटन जब आते हैं तो छत्तीसिंहपुरा होता है, डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो दिल्ली में दंगा होता है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ अगर भारत की यात्रा पर आते हैं, तो पहलगाम में 28 लाशें बिछा दी जाती हैं। तो ये जानबूझ करके किया जाता है कि अमेरिका, जो दुनिया की महाशक्ति माना जाता है, उसके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर नई दिल्ली के दौरे पर हैं, भारत के दौरे पर हैं, तो इस समय कुछ भी करोगे तो पूरी दुनिया में इसके लिए मीडिया इसको कवरेज देगा। और आज हमने देखा है, न्यूयॉर्क टाइम्स से लेकर के वॉशिंगटन पोस्ट, गार्जियन से लेकर के बीबीसी तक, सब में ये सुर्खियां बनी हुई है। जानबूझ करके ये सब किया जाता है। तो भारत इसकी गंभीरता को और इसकी साजिश और इसके पीछे के मकसद को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहा है, और उसने इसको समझ करके ही इस बार प्लान कर लिया है कि वो सबक सिखाया जाए पाकिस्तान को कि जहां जहां भी आतंकवादी पाले जा रहे हैं, उन जड़ों को खत्म किया जाए। बड़ा एक्शन, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बड़ा एक्शन होगा, भूगोल बदलेगा। और जो इन साजिशों में लगातार, चाहे वो हम 26/11 मुंबई वाला हमला हो, चाहे पार्लियामेंट पर हमला हो, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला हो, अलग अलग शहरों में जो सीरियल ब्लास्ट होते थे वो हों, उसके पीछे पाकिस्तानी मिलिट्री है,
जिसको मैं कहूंगा कि नपुंसक है, जो सामने पढ़ करके युद्ध लड़ना भूल चुकी है, कायर है, जो भाड़े के टट्टुओं को पालती है, ट्रेनिंग देती है, घुसपैठ कराती है, कवर फायर देती है और उसके बाद उनको मरने के लिए छोड़ देती है। अगर आप में हिम्मत है तो आप भारतीय सेना का मुकाबला करो ना मैदान में आकर के। तो जो पाकिस्तानी सेना लड़ना भूल चुकी है, कायराना हरकतें कर रही है और वो गलत तरीकों से चीजों को जीतने की कोशिश करती है, क्योंकि भारत से जितने युद्ध अभी तक हुए हैं, चाहे 48 में कबाइलों के शक्ल में मिलिट्री उनका ऑपरेशन हुआ हो, चाहे फिर आपका 65 का हो, चाहे 71 का हो, चाहे करगिल हो, हर जगह तो वो हारी है, हर जगह तो घुटने टेके हैं। 71 में तो 93,000 सैनिकों ने जो है वो आत्मसमर्पण कर दिया था, जो शिमला समझौते के बाद वापस पाकिस्तान को सौंपे गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो शायद स्मृति दोष के शिकार हैं, अपनी अंदरूनी समस्याओं से भी त्रस्त हैं। पूरी दुनिया ने उनके कटोरे में भीख डालनी बंद कर रखी है, आर्थिक रूप से बर्बाद हो चुके हैं, पूरी दुनिया में बदनाम हैं। जहां भी किसी भी देश में कोई पाकिस्तानी जाता है, बाकी सबको क्लियर किया जाता है और उनके पासपोर्ट के साथ उनको रोक लिया जाता है। 2-2 3-3 घंटे तक उनसे पूछताछ होती है, उनकी स्कैनिंग होती है। तो उसके नागरिक भी परेशान हैं कि हमारी ये दुर्गत होकर के रखी है। तो वो जब जब कई तरह के संकटों में घिरते हैं, और कई तरह के संकटों की बात जब मैं कर रहा हूँ तो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहा हूँ, मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, गिलगिट बाल्टिस्तान की और पीओजेके की बात कर रहा हूँ, चाहे मुजफ्फराबाद हो, मीरपुर हो, सब जगह तो इस समय पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन चल रहे हैं। और बलूचिस्तान में तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने जो इनकी गत करके रखी है, जितने जी। मिलिट्री मैन वहां पर मारे जा रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि कश्मीर को फिर सुलगाओ, कश्मीर को फिर इंटरनेशनल मैप पर लेकर के आओ, और इससे जो है हम जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग प्रांतों में ये आग लगी हुई है पाकिस्तान में, शायद बुझ जाए और सब एकजुट हो जाएं। लेकिन काठ की हांडी बार बार चढ़ती नहीं है। वहां भी अब सही को सही और गलत को गलत कहने वाले आ गए हैं, पैदा हो गए हैं और जबान खोलने लगे हैं। और उनका भी, उनमें से भी बहुत सारे लोगों का कहना है कि धर्म के आधार पर किसी की पहचान करके हत्या करना, इससे बड़ा गुनाह कोई हो नहीं सकता है। और इस गुनाह की माकूल सजा इस बार मोदी सरकार इनको देगी। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर तो यही कहा जाता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये तो बिल्कुल इन्होंने उल्टा करके दिखा दिया। और अब इनको 72 हूरों के पास भेजने का समय, मुझे लग रहा है जो इंतज़ाम किया है मोदी सरकार ने, वो लग रहा है कि समय आ गया है। सर, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और दर्शकों को कई विषयों पे आपने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।